नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। देखिए, विषय तो इतना गंभीर है कि मुझे लगता है पूरे देश को जानना ही चाहिए और पूरे देश की नज़र इस विषय पर है। बंगाल में चुनाव है और ऐसा लग रहा है बंगाल में चुनाव नहीं है, यूएनओ के परमानेंट मेंबर का चुनाव हो रहा है। ममता बनर्जी को लगातार लग रहा है कि उनकी सत्ता जा चुकी है और सब उनको चारों ओर से घेरे हुए हैं। ये वैसी ही अनुभूति है जैसे कभी केजरीवाल जी को हुआ करती थी। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तब उनको भी ये अनुभूति होती थी कि सब उनके पीछे पड़े हैं। कोर्ट तो उनके पीछे पड़ा है, सरकार उनके पीछे पड़ी है, ईडी उनके पीछे पड़ी है, सीबीआई उनके पीछे पड़ी है। शराब घोटाला वो कर रहे थे तो जनता के हित के लिए कर रहे थे, क्योंकि शराब घोटाले से जो पैसा पैदा होता उससे वो गोवा में और गुजरात में सरकार बनाते। तो वो कौन से अपने घर के लिए कर रहे थे। दूसरा, उन्होंने कहा कि भाई हमने शीश महल बनवाया, कौन सा अपने लिए बनवाया, तो मुख्यमंत्री के लिए बनवाया। वो अलग बात है कि रेखा गुप्ता उस शीश महल में गई नहीं। लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री के निराधार जो आरोप लगातार लग रहे हैं, अब देखो आई पैक्ट के मामले में वो दस्तावेज लेकर चली गई, फिर वो खुद ही सुप्रीम कोर्ट चली आई, फिर सुप्रीम कोर्ट में खुद ही कहा कि साहब हमारे ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट लेने आई थी ईडी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं इनके ऊपर तो एफआईआर हमने करवा दी है, इनको तो सबको जेल जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रकरण उन्होंने कर लिए। लेकिन अभी जो 2-3 विषय सामने आए, इससे लगता है कि ममता बनर्जी की सत्ता वाकई में चली गई है। ममता बनर्जी को आज ज्ञानेश कुमार जी ने, हम सब जानते ही हैं चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार जी के पीछे पड़ी हुई है। इस समय राहुल गांधी ने जब बात उठाई थी, राहुल गांधी ने झंडा उठाया था और ये कहा था कि इलेक्शन अनफेयर हो रहे हैं, बहुत सारे सेमिनार किए थे। हालांकि वो जितने क्लेम उन्होंने किए थे वो सब फेल हो गए। जिनकी उन्होंने फोटो दिखाई थी वही लोग आकर कह दिए। और मजे की बात है, जो वो कह रहे थे वो सब फिर बाद में, उसके बाद जब चुनाव हो गए तत्काल कुछ राज्यों के और वो हार गए, तो उनको लगा कि भाई अब ये फार्मूला चलने वाला नहीं है। तो राहुल गांधी ने तो वो फार्मूला छोड़ दिया, लेकिन वो फार्मूला ममता बनर्जी ने पकड़ लिया, क्योंकि बिहार के चुनाव में वो फार्मूला बड़ी तेजी से दोहरा रहे थे। बिहार के चुनाव में वो बुरी तरह हारे, बाहर हो गए सिस्टम से। तो उसके बाद उनको लगा कि नहीं, अब इसमें जान नहीं है। ममता बनर्जी को लग रहा है कि मेरा चुनाव है और चुनाव में कैसे बरगलाया जाए, इसके लिए उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी ने लगातार सुप्रीम कोर्ट को इतना परेशान किया कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा, अगर तुम्हें इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं है तो हमारे पास सिर्फ एक उपाय है, और वो एक उपाय है कि हम जुडिशरी को लगा सकते हैं। भाई हमारे पास तो कोई उपाय है नहीं। हम ये कह रहे हैं कि कुछ गलत हो तो हमें बताइएगा। हम ये कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमीशन ने या इलेक्शन कमीशन ने कुछ गलत किया हो, कुछ ग्रीवांसेस हो तो हमारे पास लेकर आइए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा था कि भाई कोई जिसके नाम कट रहे हैं वो उनमें से तो कोई आ नहीं रहा, वो आए बताएं कि मेरा नाम कट गया, तो ग्रीवांसेस कुछ आने चाहिए, कुछ विक्टिम सामने निकल कर आने चाहिए। तो विक्टिम तो आ नहीं रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां कोर्ट में आ रही हैं, एनजीओ कोर्ट में आ रही हैं, उनकी पोषित कोर्ट में, मतलब इस तरह से कोर्ट में उदम रोज डेली बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर चीफ जस्टिस को कल ये भी कहना पड़ा कि भाई हमारे केसेस में हम क्या केवल बंगाल ही सुनते रहेंगे क्या? मेरे पास दूसरे कोई काम नहीं है, आप रोज एसआईआर लेकर चले आते हैं, आप रोज कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। अब तो हमने जुडिशरी लगा दी भाई, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट लगा हुआ है, नीचे की सबऑर्डिनेट जुडिशरी लगी हुई है, पूरी जुडिशरी उसमें काम कर रही है। अब चूंकि पूरी जुडिशरी उसमें काम कर रही है तो आप हमारे पास बार बार क्यों आते हो? आप जाइए और वहां कुछ करवाइए। खैर बाद में उन्होंने कहा, सुनते हैं भाई आगे। चीफ जस्टिस ने जब ये आदेश कर दिया कि भाई मेरे पास केवल जुडिशरी है, जुडिशरी में उन्होंने स्पेशल ऑर्डर कर दिया और कहा कि भाई ये एसआईआर का काम जुडिशियल संरक्षण में होना चाहिए। यहां तक कि जो जिला जज है, जिला जज को लगा दिया और कहा कि कुछ अर्जेंट केसेस को छोड़कर बाकी सब लिस्पेंडेंस कर दो, क्योंकि चुनाव ज्यादा जरूरी है। मैंने उस दिन भी कहा था कि ममता बनर्जी बहुत बुरी फंस चुकी हैं। ममता बनर्जी अब जो कुछ भी ज्ञानेश कुमार को लेकर या चीफ इलेक्शन कमीशन को लेकर ये ड्रामा फैला रही थी, जब जुडिशरी करवाएगी, जब जुडिशियल सर्विलांस में एसआईआर होगी, तो आप मुझे बताइए कि अब इलेक्शन कमीशन का रोल क्या रह गया? इलेक्शन कमीशन केवल मेथोलॉजी बता सकता है, इलेक्शन कमीशन इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकता। अब जो भी स्टेट की मशीनरी है उसका इस्तेमाल जिला जज करेगा, चीफ जस्टिस करेगा, स्टेट का हाई कोर्ट करेगा। जब हाई कोर्ट के सर्विलांस में एसआईआर होने वाला है या हो रहा है, तो फिर मुझे बताइए कि चीफ इलेक्शन कमीशन का रोल क्या रहा? इलेक्शन कमीशन का कोई रोल ही नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन के पास चूंकि मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म बताने के लिए इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया। तो आज 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहली बात तो यह है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लेकर आई।
महाभियोग की प्रक्रिया, हालांकि महाभियोग शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको लगता है महाभियोग शब्द इस्तेमाल किया गया है रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमीशन का रिमूवल वैसे ही होगा जैसे जज का होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब ये महाभियोग का प्रस्ताव पास हो जाएगा तो उसके बाद जिस हाउस में भी, लोकसभा में चूंकि वो लाई है 193 लोगों ने, पूरे अपोजिशन ने वो चिट्ठी साइन की है कि भाई इनके खिलाफ महाभियोग लाया जाए। हम सब जानते हैं कि महाभियोग की विशेष प्रक्रिया होती है, 2/3 बहुमत चाहिए होता है, और 2/3 बहुमत इनके किसी के पास है नहीं, न तो राज्यसभा में है, न लोकसभा में है। 2/3 बहुमत अगर है नहीं तो कैसे महाभियोग आ सकता है? महाभियोग तो पास ही नहीं हो सकता, महाभियोग का ग्राउंड भी नहीं बनता। अभी अभी वो ओम बिरला साहब के खिलाफ लोकसभा में लेकर आए हैं और ओम बिरला साहब के खिलाफ प्रस्ताव गिर गया। प्रस्ताव गिरने के बाद फिर अब नए ड्रामा लेकर आ गए हैं ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ इधर पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव या उनको हटाने का, उनके रिमूवल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। एमपी ने साइन करा के स्पीकर को दे दिया या अध्यक्ष को दे दिया। उधर ज्ञानेश कुमार जी को चीफ जस्टिस के एक पैनल ने बुलाया, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा था कि हाई कोर्ट के 3 जजेस का पैनल बनेगा, वो पैनल की अध्यक्षता में ये सब कुछ होगा, उनके सर्विलांस में होगा। तो चीफ इलेक्शन कमीशन को बुला लिया कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। आज उनकी पेशी हुई। चीफ जस्टिस खासतौर से इसलिए बुला रहे होंगे क्योंकि मैकेनिज्म, भाई चीफ जस्टिस चुनाव एसआईआर थोड़ी ना करवा पाएगा, ना ही जुडिशरी कर पाएगी। मैकेनिज्म पूरी इलेक्शन कमीशन की है। मशीनरी हाई कोर्ट मशीनरी राज्य सरकार की इस्तेमाल होती है। मशीनरी चूंकि राज्य सरकार की इस्तेमाल होती है, इसलिए यहां पर बहुत सारे कंफ्यूजन्स पड़े हुए थे कि राज्य सरकार, पहले उन्होंने कहा कि हम आपको अधिकार ही नहीं देंगे, फिर उन्होंने कहा कि आप स्पेशल कहां से ले आए, फिर उन्होंने कहा आप दूसरे प्रदेशों के लोगों को यहां पर कैसे ले आए, और इसी बीच में घटना भी हो गई। द्रौपदी मुर्मू साहब का प्रवास हुआ संथाल कॉन्फ्रेंस में, और उस प्रवास में ममता बनर्जी की पार्टी और सरकार ने जितनी निर्लज्जता हो सकती थी उतनी पूरी निर्लज्जता वहां दिखा दी। उनके वॉशरूम में पानी की सप्लाई तक नहीं थी। जिस रास्ते से उनको ले जाया गया कि आप आई हैं तो आ तो गई हैं, राष्ट्रपति हैं, मना नहीं कर सकते, और आपको मना कर दिया तो 356 लगा दिया जाएगा। तो उनको ऐसे रास्ते से लेके गए जो बदबूदार था, जिसमें कूड़ा पड़ा हुआ था, गंदगी थी, भयंकर गंदगी थी। दूसरा, उनके जहां पर कार्यक्रम तय प्रशासन ने करवा दिया वहां जाने का रास्ता ही नहीं था कि लोग कैसे पहुंचेंगे, वो बहुत दूर तय करवा दिया जहां पर इजीली एक्सेस नहीं थी। जब द्रौपदी मुर्मू साहब वहां पर पहुंच गई तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि ममता दीदी तो मेरी छोटी बहन की तरह है, बंगाल मेरा राज्य है। चूंकि वो उड़ीसा से ही आती हैं तो उन्होंने कहा बंगाल मेरा राज्य है और मैं बंगाल की बेटी हूं, लेकिन क्यों वनवासी लोगों से ममता बनर्जी जी को इतनी एलर्जी है मैं समझ नहीं पाई। वो मेरी छोटी बहन है। दीदी शब्द इस्तेमाल किया और छोटी बहन शब्द इस्तेमाल कर दिया। अब इस पर बवाल होना स्वाभाविक था, तो उन्होंने वो तमाम तरह की फोटो शेयर करनी शुरू कर दी। देखिए प्रधानमंत्री बैठे हैं, राष्ट्रपति खड़ी हैं। वो दूसरा, वो भी प्रोटोकॉल का हिस्सा था, क्योंकि राष्ट्रपति जिस समय किसी को अवार्ड दे रही होती हैं बाकी सभी लोगों को बैठना होता है, केवल कैंडिडेट को खड़ा रहना होता है, और उनके जो ऑफिसर्स हैं उनको खड़ा रहना होता है, जो उनकी सिक्योरिटी है उनको खड़ा रहना होता है, और बाकी सबको बैठना होता है। क्योंकि अडवाणी जी खड़े नहीं हो सकते थे, इसलिए वो व्हील चेयर पर आए और व्हील चेयर पर उनको वो अवार्ड दिया गया। मोदी जी का उठना वहां प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जाता। ममता बनर्जी जो दिखाकर लाई थी उसमें भी फेल हो गई। वो कैसे दुनिया को बताती कि वो सब झूठ फैला रही हैं, क्योंकि वो भी प्रोटोकॉल का हिस्सा है। अवार्ड देते समय कोई खड़े नहीं हो सकता। खड़े होना का मतलब है प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जाता है। द्रौपदी मुर्मू साहब के खिलाफ ये जो पूरा षड्यंत्र था, इसमें ममता बनर्जी नहीं पहुंची, उसके अलावा वहां की मुख्य सचिव नहीं पहुंची, इसके अतिरिक्त डीजीपी नहीं पहुंचे, और जो दार्जिलिंग प्रशासन की कार्रवाई थी उस वहां का कलेक्टर, वहां का एसएसपी, वहां का जो भी, इन सब को गृह मंत्रालय ने नोटिस कर दिया। नंदिनी चक्रवर्ती को नोटिस करके पूछा कि आप क्यों नहीं थी भाई, आप कहां चली गई थी, और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। डीजीपी क्यों नहीं था, डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहां का डीएम, एसपी और बाकी का प्रशासन क्या कर रहा था, उनके खिलाफ एक्शन होगा। और आपने अभी तक क्या एक्शन लिया, ममता बनर्जी को इशू किया कि आपने इनके खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया क्या, इन लोगों ने जो द्रौपदी मुर्मू जी के साथ यानी कि राष्ट्रपति के साथ जो बदतमीजी दी उस पर कोई एक्शन लिया क्या। ये सवाल पूछे ही जा रहे थे कि इन सवालों के पूछे जाते समय एक नया प्रसंग आ गया।
मतलब ये सवाल तो पूछे ही जा रहे थे और गृह मंत्रालय ने सीरियस नोटिस कर दिया। और ये हम जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के तहत सब आते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के तहत आने की वजह से ये अधिकारी इनको वापस बुला लिया जाएगा। ममता बनर्जी बैठी रहे। एक आपको याद है होगा कि राजीव कुमार के लिए धरने पर बैठी थी जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने गया था। बंदोपाध्याय के लिए वो बैठी थी जब प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ था और वो नहीं आए थे और ममता बनर्जी नहीं आई थी। तो अब इस बार राष्ट्रपति का मामला, उस समय प्रधानमंत्री का मामला था, थोड़ा सा ये था कि प्रधानमंत्री तो सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट आता है, प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट के सबऑर्डिनेट आता है, लेकिन राष्ट्रपति तो सर्वे सर्वा होता है, प्रधानमंत्री का भी बॉस होता है। इसलिए राष्ट्रपति की अवहेलना कैसे स्वीकार की जा सकती। इन अधिकारियों का लगभग निपटना तय है। इन अधिकारियों को कोई शायद ही कोई बचा पाए कि इनको बचाया जा सकता है। इन अधिकारियों को जवाब अगर इनके सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलते तो होम मिनिस्ट्री इनके खिलाफ एक्शन लेगी, जैसा भी एक्शन ले, इनकी सीआर खराब करे, लेकिन कुछ ना कुछ तो करेगी। फिर बाद में होगी मुकदमेबाजी तो देखा जाएगा। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी को जब बुलाया गया, इधर देखिए प्रेशर बनाने की कोशिश की गई, ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई कि ज्ञानेश कुमार जी वो वहां पर जुडिशरी की बहुत मदद ना कर पाए। जुडिशरी जब एसआईआर करवाएगी तो उनकी मशीनरी से करवाएगी, उनकी मशीनरी जैसा चाहे वैसा करेगी। चुनाव आयोग बीच में खड़ा हुआ है। चुनाव आयोग के रहते हुए कैसे होते। एक चीज और, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट ने भी गृह सचिव को और राज्य के प्रमुख सचिव को, मुख्य सचिव को यह कहा था कि देखिए आप इनकी मदद करिए, चुनाव आयोग की मदद करना तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। राज्य की पूरी मशीनरी चुनाव आयोग की पूरी मदद करेगा जैसे चुनाव आयोग चाहेगा। आपके साथ कुछ गलत होता है, कुछ ग्रीवांसेस हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं, लेकिन आपको पूरी मदद करनी पड़ेगी। ज्ञानेश कुमार जी के, या फिर मैं कहूं कि चीफ इलेक्शन कमीशन के हौसले तो पहले ही बुलंद थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट कर रहा था लगातार। और सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट करे क्यों नहीं, क्योंकि न्याय की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा था कि ये न्याय तो इसी में है। लेकिन यहां पर एक नया पंगा फंस गया। ज्ञानेश कुमार जी वहां गए, चीफ जस्टिस से बात करके आ रहे थे, पत्रकारों ने उनके मुंह के सामने लगा दिया कि आपके खिलाफ तो महाभियोग आ गया है, आपको तो रिमूवल का नोटिस हो गया है साहब, अब तो पार्लियामेंट आपको हटाने के लिए टीएमसी तो आपके खिलाफ चलेगी, आप यहां बंगाल में हो। अब बंगाल में वो होते क्यों नहीं, अगर चीफ जस्टिस स्टेट का उनको बुला रहा है तो फिर क्यों नहीं जाएंगे भाई ज्ञानेश कुमार जी। और ज्ञानेश कुमार जी की जिम्मेदारी बनती है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि इलेक्शन कमीशन पूरी वहां व्यवस्था करे, पूरी बात समझाए। और जो चुनाव चीफ जस्टिस है उसने बुलाया किस लिए होगा, वो 3 जजेस की पैनल ने क्यों बुलाया होगा, वो इसलिए ही बुलाया होगा कि जनाब आप मुझे बताइए कि कैसे करवाया जाए और आप साथ में रहिए, कुछ गलत होगा तो हम बैठे हैं, पार्टी कहां जाएगी। पार्टी अगर कहती है कि चीफ इलेक्शन कमीशन कुछ गलत कर रहा है तो पार्टी कहां जाएगी। ऐसी पर हर एक परिस्थिति में पार्टी वहां लोकल कोर्ट है, वहां लोकल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगी, बताएगी ये गलत हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट जज उसको, जो अधिकारी हैं उनको बुलाकर पूछेगा भाई क्या हो रहा है, और इलेक्शन कमीशन से पूछेगा क्या हो रहा है। कुल मिलाकर सही करने की सही प्रक्रिया चीफ जस्टिस ने छेड़ी, उसको पूर्ण करने के लिए ज्ञानेश कुमार जी वहां गए थे। अब पहले अकेले ज्ञानेश कुमार जी थे कि वो मतलब अकेले इलेक्शन कमीशन था कि इलेक्शन कमीशन गलत नहीं होने देगा, एसआईआर सही करेगा। अब साथ में जुडिशरी जुड़ गई है, अब 2 संस्थाएं हो गई हैं ममता बनर्जी को या एसआईआर को सही करने के लिए। अब ये 2 संस्थाएं हो गई और वो भी सुपर पावर की संस्था। अब आप केंद्र सरकार को हटा दीजिए यहां से, केंद्र सरकार का अब कोई रोल नहीं रहा, केंद्र सरकार ही नहीं रही। अब तो जो बचा वो इलेक्शन कमीशन बचा और जुडिशरी बची, चीफ जस्टिस बचा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बचा। ममता बेचारी इतनी बुरी फंस गई कि वो करे तो करें क्या। उन्होंने पत्रकार, उनके ही कुछ लोग गए होंगे पत्रकारिता करने के लिए, ज्ञानेश कुमार जी से पूछा, उन्होंने साफ तौर पर कहा, मतलब ज्ञानेश कुमार जी के हौसले को सैल्यूट करना चाहिए कि कहीं निष्पक्ष चुनाव करने के लिए चुनाव आयोग को जो भूमिका निभानी चाहिए वो कैसे निभाई जाती है। चीफ जस्टिस से मिलकर जब वो आए, उन पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा देखिए राज्य मशीनरी को मैं आगाह करता हूं, राज्य के टॉप ब्यूरोक्रेट्स को मैं आगाह करता हूं, टॉप ब्यूरोक्रेट्स को मैं आगाह करता हूं कि निपटा दूंगा। अगर एसआईआर की प्रक्रिया में, चुनाव की प्रक्रिया में वो हमारे और जनता के बीच में आए, मशीनरी के बीच में, क्योंकि जो टॉप ब्यूरोक्रेट हैं वही भाई ममता बनर्जी किससे काम करेगी, या तो गुंडों से लाठी चलवाए, वो जहांगीर ये वो था, और या फिर उसके टॉप ब्यूरोक्रेट करेंगे, क्योंकि टॉप ब्यूरोक्रेट के अंडर में सारी मशीनरी आती है। लेकिन टॉप ब्यूरोक्रेट जिस समय इस तरह की प्रक्रिया चल रही होती है, जो और मतलब चुनाव की प्रक्रिया चल रही होती, तब तो उस समय चुनाव आयोग के पास रहते। अभी एसआईआर चल रहा है, चुनाव आयोग के पास है नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चुनाव आयोग की बात आपको माननी पड़ेगी। अब तो वैसी होगी जैसे आचार संहिता के टाइम पर चुनाव आयोग के पास पावर होती है। और फिर चुनाव आयोग जब दबाव में आएगा तो उन्होंने कहा चीफ जस्टिस बैठा हुआ है स्टेट का तुम्हारे लिए मदद करने के लिए, वो उससे करवाइए। चीफ जस्टिस से कह दिया कि 3 जजेस की पैनल बना दीजिए और नीचे तक
हर विधानसभा तक जुडिशरी को लगा दीजिए, मदद लीजिए इलेक्शन कमीशन जो कुछ भी कर रहा है वो आपकी निगरानी में करेगा। तो चीफ ब्यूरोक्रेट अभी भी टांग अड़ाएंगे, क्योंकि भाई मातहत मशीनरी आती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसके अंडर में आएगा, एडीएम एसडीएम सब काम कर रहे होंगे, तहसीलदार सब काम कर रहे होंगे, या फिर वो शिक्षा मित्र काम कर रहे होंगे, या फिर बाकी ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे होंगे, या फिर टीचर्स काम कर रहे होंगे, किसके अंदर आएंगे? ये तो ब्यूरोक्रेसी के, स्टेट की ब्यूरोक्रेसी के अंदर आते हैं। तो स्टेट की ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने जैसे ही वो अदालत से निकले, चीफ जस्टिस से मिलकर उन्होंने कहा स्टेट ब्यूरोक्रेसी को मैं आगाह करता हूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी टॉप ब्यूरोक्रेट ही होता है, वो ब्यूरोक्रेसी से ही जाता है। तो उन्होंने कहा मैं स्टेट की ब्यूरोक्रेसी को आगाह करता हूं कि अगर बीच में आए तो निपटा दूंगा। आप इलेक्शन की प्रक्रिया में कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब समझ में ये आता है कि एक तरफ नंदिनी चक्रवर्ती जी जो कि गृह मंत्रालय का नोटिस का जवाब देने के लिए तैयार बैठी होंगी, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस भी उनको ही आदेश देगा, और तीसरी तरफ चुनाव आयोग ये कह रहा है कि कुछ गलत किया तुमने, अगर किसी को दबाने की कोशिश करी, किसी को फंसाने की कोशिश करी, किसी को सबऑर्डिनेशन में लेने की कोशिश करी, या किसी को आपने प्रेशर अनड्यू इन्फ्लुएंस में लिया, कोर्सिव एक्शन अपनाया, तो चुनाव आयोग से बुरा कोई नहीं होगा। मैं आगाह करता हूं कि कुछ गलत नहीं होने दूंगा, और आप आए बीच में तो आपको भी। अब चूंकि ये तो सबऑर्डिनेट ब्यूरोक्रेट है, मतलब चाहे तो चीफ ब्यूरोक्रेट, टॉप ब्यूरोक्रेसी, लेकिन ज्ञानेश कुमार जिस लेवल के हैं वो तो राज्य उच्च सब पार करके रिटायरमेंट की स्टेज पर है, और ये टॉप ब्यूरोक्रेट हैं देश की, जिनके पास यूनिनिमस पावर है। इनको हटाने की शक्ति राज्य सरकार, केंद्र सरकार को भी नहीं है। अब जब अपॉइंटमेंट हो गया तो केंद्र सरकार के हाथ में नहीं रहते। आपको याद होगा जेएम लिंगदो, वाजपेयी जी की सरकार थी, बड़ा प्रयास किया गया, जेएम लिंगदो को हिला नहीं पाए। आपको याद होगा टीएन शेषन, कांग्रेस ने बड़ा प्रयास किया था टीएन शेषन को हिलाने डोलाने का, टीएन शेषन को हिला डोला नहीं पाए थे। तो अब अगर ज्ञानेश कुमार अड़ गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट के 50 जजमेंट है जिसमें कहा है कि फ्री फेयर इलेक्शन करवाना राज्य सरकार नहीं, ये जिम्मेदारी बनती है इलेक्शन कमीशन की। इसलिए इलेक्शन कमीशन की पावर में जब तक कुछ गलत ना सिद्ध कर दो, जब तक कोई ग्रीवांस लेकर ना आओ, जब तक कुछ आप विक्टिमाइज ना हो जाओ, तब तक हम कोई ब्लैंक ऑर्डर नहीं कर सकते, ब्लाइंड ऑर्डर नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ज्ञानेश कुमार जी का आज का रुख, जो उनका स्टेटमेंट आया, राज्य सरकार या गृह मंत्रालय के द्वारा नोटिस, या फिर ये पार्लियामेंट में जो महाभियोग लाए हैं दबाव बनाने के लिए, और इसके अतिरिक्त प्रेसिडेंट के लिए जो उन्होंने किया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जुडिशरी बिठा दी। ममता बनर्जी जिन धांधलियों से चुनाव जीतती आई होंगी वो एक भी कर पाएंगी, इसमें बड़े संशय हैं। हालांकि बहुत शातिर लोग हैं, और जब बहुत शातिर लोग होते हैं तो कोई ना कोई रास्ता निकालते ही हैं, लेकिन फिर भी चारों ओर से बांध कर रखा गया है, और पूरी तरह से मुस्तैदी में, कोई प्रेशर में नहीं आ रहा है। ज्ञानेश कुमार जी तो बिल्कुल प्रेशर में नहीं आ रहे हैं, उनके खिलाफ भले ही महाभियोग ले आओ। ममता दीदी कैसे निपटेंगी और क्या क्या सोचती होंगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।